मैं डॉक्टर रंजीत सिंह पुडानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर, आप सभी का आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा संचालित ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और सभी प्रतिभागियों, चाहे वो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, अभी कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कल ही जारी हुई है, विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें भी ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल की श्रृंखला आज से हम पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम भाग राजस्थान ज्योग्राफी का आज हम लेके आए हैं। ज्ञान सुधा चैनल के माध्यम से राजस्थान भूगोल से संबंधित जो बिंदु हैं, जो टॉपिक्स हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो क्रमशः आगे की श्रृंखलाओं में राजस्थान ज्योग्राफी के ही वीडियो हैं वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे ज्ञान सुधा चैनल के माध्यम से। तो आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान ज्योग्राफी का हम प्रारंभ कर रहे हैं, राजस्थान एक परिचय, जिसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है, प्रथम भाग में हम पर बात करेंगे राजस्थान के आकार की, राजस्थान की स्थिति और उसके विस्तार की। राजस्थान का परिचय प्रारंभ करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इसका प्रारंभ करना चाहेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसके रूप में कि राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे हुआ, कैसे राजस्थान शब्द का उपयोग पुराने ग्रंथों में किया गया है, उसकी बात करें तो एक प्रारंभिक क्वेश्चन निकल के आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है कि राजस्थान है वो भारत के कौन से भाग में स्थित है। तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है, यहाँ भारत का मानचित्र, इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, उसमें राजस्थान की जो लोकेशन है येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान, ये राजस्थान की लोकेशन है। तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में है, कई विद्यार्थियों का सीधा सा ध्यान जाता है कि राजस्थान है वो भारत के पश्चिम में है, क्योंकि वो दिशाओं की यदि अपन बात करते हैं तो मूल रूप से लगभग विद्यार्थी मानते हैं कि चार दिशाएं हैं, कि उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब अपन देखें उसके पहले अपन एक दिशाओं की यहाँ पे बात करते हैं। तो मूल रूप से जो दिशाएं हैं वो चार मानते हैं। अपन कहते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चार दिशाएं। लेकिन भूगोल की दृष्टि से यदि बात की जाती है, भूगोल के जो विद्यार्थी हैं और जो भूगोल के विद्यार्थी नहीं हैं, उनको भी ये समझने की आवश्यकता है, याद रखने की आवश्यकता है कि दिशाएं हैं वो मूल रूप से 16 हैं, लेकिन प्रयोग में कुल दिशाएं कितनी काम में ली जाती है, 8 दिशाएं हैं वो काम में ली जाती हैं। कौन सी, आप देखिए कि मानचित्र का या किसी भी क्षेत्र का सबसे ऊपरी जो भाग है वो किसका है, नॉर्थ का है। तो जो क्षेत्र पूर्ण रूप से न तो नॉर्थ में है, यानी ना तो उत्तर दिशा में आता है, ना वो पूर्ण रूप से पूर्व में आता है, ना नॉर्थ में है ना ईस्ट में है, तो वो क्षेत्र किसका होगा, नॉर्थ ईस्ट का होगा। यानी वो क्षेत्र किसका आएगा, उत्तर पूर्व का आएगा, कि ना नॉर्थ में है ना ईस्ट में है तो वो नॉर्थ ईस्ट है। इसी प्रकार जो क्षेत्र ना साउथ में है पूर्ण रूप से, ना वो ईस्ट में है, तो वो भाग कौन सी दिशा का माना जाएगा, साउथ ईस्ट का। इसी प्रकार जो क्षेत्र पूर्ण रूप से न साउथ में है और ना वेस्ट में है, तो वो क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, साउथ वेस्ट के अंतर्गत आएगा। जो क्षेत्र ना तो पूर्ण रूप से नॉर्थ में है ना वेस्ट में है, तो वो क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे भारत के मानचित्र को एक बार आप रख के देखिए कि भारत का ये सबसे उत्तरी जो भाग है किसका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का ये जो भाग है, यहाँ पे आप देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये जो भाग है वो कौन सी दिशा में आता है, उत्तर में। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का ये जो भाग है वो किस में आता है, पूर्व में। आप दक्षिण में देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो भाग है वो किस में आता है, दक्षिण में। अब आ जाइए आप पश्चिम में, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भाग किस में आता है, पश्चिम में। तो आप देखिए जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये उत्तर में,
गुजरात, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये किसमें? पश्चिम में। तो ये बीच का जो क्षेत्र है, जो ना पूर्ण रूप से उत्तर में है ना पश्चिम में है, तो वो किसका भाग माना जाएगा? कौन सी दिशा का माना जाएगा? उत्तर पश्चिम का माना जाएगा। अर्थात राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित हुआ? उत्तर पश्चिम में। ठीक है। यदि आपसे कोई ये पूछ लेता है कि नेपाल भारत के कौन से भाग में है, तो भारत की दृष्टि से यदि देखा जाए तो नेपाल है वो भारत के कौन से भाग में आता है? उत्तर में आता है। कौन से भाग में आता है? उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो ये जो भाग है किसका? उत्तर पूर्व का, उत्तर पूर्व दिशा है। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्वेश्चन की बात की, कई एग्जाम से पूछा हुआ भी है कि राजस्थान भारत के कौन से भाग में है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में है। थार मरुस्थल राजस्थान के कौन से भाग में है? उत्तरी पश्चिमी भाग में है, क्योंकि राजस्थान का मरुस्थली जो प्रदेश है, जो भारत राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। अपन जब भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो वहां भी आप इस चीज को देखना कि ये मरुस्थली प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। ये अपने दिशाओं की यहाँ पे बात की कि दिशा विशेष के आधार पर राजस्थान भारत के कौन से भाग में हुआ? उत्तर पश्चिम में। ये मानचित्र आपके देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है? राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार की है? तो राजस्थान की जो आकृति है, आकृति यहाँ पे आप देखिए, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये पूर्व। यदि चारों बिंदुओं को मिलाया जाए, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर को मिलाया जाए, तो आकृति किसके समान बनती है? चतुर्भुज के समान, जिसमें चार भुजाएं होती हैं। तो राजस्थान की जो आकृति है, कई क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। तो राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुज। किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुज। दूसरा, आप एक बार आप देखिए, यदि आपने कभी पतंग उड़ाई है, तो ये जो आकृति है वो किसके समान है? पतंग के समान। पतंग भी क्या होती है? चार कॉर्नर होते हैं, चार कोने होते हैं। इसमें भी क्या है? चार भाग हैं, चार कॉर्नर यहाँ पे बन रहे हैं। तो राजस्थान का जो आकार है, कई भूगोलवेत्ता मानते हैं, कई विद्वान मानते हैं कि राजस्थान का जो आकार है वो किसके समान है? पतंग के समान है। या किसके समान है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान माना गया है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय की, कि राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे हुआ, या राजस्थान का जो उल्लेख है वो पौराणिक ग्रंथों में किस रूप में मिलता है, किस नाम से मिलता है। क्योंकि वर्तमान में जिसको राजस्थान कहा जाता है उसको पूर्व में अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं कि वाल्मीकि की जो रामायण है, यहाँ पे आप देखिए कि वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें राजस्थान को किस नाम से? मरुकांतर के नाम से। यानी राजस्थान का जो उल्लेख रामायण में किया गया है, तो रामायण में जिस राजस्थान का उल्लेख हुआ उसके लिए उसे क्या नाम दिया गया? मरुकांतर। यानी वर्तमान में जिसको आप राजस्थान कह रहे हैं, वो रामायण के समय, जिसमें रामायण लिखी गई थी, तो वाल्मीकि ने इसी क्षेत्र को किस नाम से वहां पे उल्लेखित किया? मरुकांतर। क्योंकि मरु का अर्थ होता है मरुस्थल। किस नाम से? मरुकांतर। ये आपको याद रखना होगा। फिर दूसरी बात करते हैं ऋग्वेद। वेदों की बात की जाए तो चार वेद अपन मानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में ये जो उत्तरी पश्चिमी भाग है भारत का, उत्तर पश्चिमी ये जो क्षेत्र है, उसको किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से इसका उल्लेख हुआ है? ब्रह्मवर्त के नाम से। यानी वाल्मीकि की रामायण में मरुकांतर और ऋग्वेद में किस नाम से इस क्षेत्र को उल्लेख किया गया है? ब्रह्मवर्त के नाम से। फिर आप देखिए बसंतगढ़ शिलालेख, ये क्वेश्चन काफी पूछा हुआ है। शिलालेख, राजस्थान का सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो कौन सा है? बसंतगढ़ शिलालेख है। तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है, जो कहाँ पे है? सिरोही में है। कब लिखा गया? 682 ईस्वी में, यानी 7वीं शताब्दी में सिरोही में बसंतगढ़ शिलालेख, जो प्राचीनतम ज्ञात स्रोत है, उसमें राजस्थान जो शब्द है, शिलालेख में क्या होता है कि कोई भी वृत्तांत है वो किस पे लिखा जाता है? शिलाओं पर, यानी पत्थरों पर इतिहास है वो लिखा हुआ है। तो उसमें जो राजस्थान है उसके लिए कौन से शब्द का? राजस्थानिता दित्य।
आपको याद रखना पड़ेगा कि बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे है, सिरोही में है, कौन सी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी, समय यदि पूछा जाए तो 682 ईस्वी में। ठीक है, तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द को किस नाम से, राजस्थानीता दित्ते। फिर बात करते हैं मुहनोत नैणसी, जिसको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी पूछा हुआ है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जो अबुल फजल है उसे किसे कहा जाता है, मुहनोत नैणसी को कहा जाता है। तो मुहनोत नैणसी ने अपनी रचना नैणसीरी ख्यात व राजरूपक, मोहनोत नैणसी की जो रचना है, राजस्थान से संबंधित जो रचना है जिसको नैणसीरी ख्यात हुए राजरूपक, उसमें किस कौन से शब्द का, राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया है। यानी मोहनोत नैणसी ने अपनी रचना नैणसीरी ख्यात व राजरूपक में इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का। इसके बाद बात करते हैं तो ऋग्वेद की बात करें, महाभारत काल की वरद संहिता, जूनागढ़ अभिलेख की भी बात करें, तो उसमें ये जो उत्तरी पश्चिमी भाग है जिसको वर्तमान में राजस्थान कह रहे हैं, उसका उल्लेख किसके रूप में है, मरु देश के रूप में है। तो यहाँ पे आप देखिए कि राजस्थान का जो नामकरण है, जो नाम है, जो उल्लेख है, वो अलग अलग रूपों में है। आपने कहा कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसे मरुकांतर, ऋग्वेद में इसी क्षेत्र का उल्लेख ब्रह्मवर्त के नाम से, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीता दित्ते के नाम से, मोहनोत नैणसी की नैणसीरी ख्यात व राजरूपक में राजस्थान का, और इसके अलावा ऋग्वेद, महाभारत, वरद संहिता, जूनागढ़ अभिलेख में इस क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से हुआ है, मरु देश के नाम से हुआ है। ये सब आपको याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर थोड़ा आगे यदि चले तो ब्रिटिश काल, क्योंकि भारत है वो अंग्रेजों का, इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है, तो ब्रिटिश शासन के समय सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर हेतु मेरवाड़ा व राजपूताना शब्दों का प्रयोग किया। आप यहाँ पे देखिए कि ब्रिटिश काल में सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने जो ये उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब राजपूताना शब्द का जो प्रयोग हुआ, इसका मतलब बात यदि कहें कि ये प्रमाण किसमें मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने इस उत्तरी पश्चिमी प्रदेश को राजपूताना नाम दिया था, तो इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरी। विलियम फ्रैंकलिन की कौन सी पुस्तक में, मिलिट्री मेमोरी में जॉर्ज ये उल्लेख किया गया है कि जॉर्ज थॉमस ने इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना शब्द का। यहाँ पे आप देखिए ये 1947 से पहले का ये मानचित्र है। इसमें ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एरो आप देखिए जहां पे माउस आ रहा है, ये राजपूताना और ये अजमेर मेरवाड़ा। तो ये उत्तरी पश्चिमी जो प्रदेश है उसके लिए उसने कौन से शब्द का, राजपूताना और अजमेर मेरवाड़ा। अब इसको राजपूताना, उत्तरी पश्चिमी भाग को उसने राजपूताना नाम क्यों दिया, क्योंकि पूर्व में जब राजस्थान, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947, तो उससे पहले राजस्थान है वो किसके रूप में था, रियासतों के रूप में। इस क्षेत्र में 18 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश। दोबारा आप देखिए, 18 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश, इनका विलय करके, इनको मिलाकर किसका गठन हुआ था, राजस्थान का गठन हुआ था। इसकी विस्तार से चर्चा अपन राजस्थान के एकीकरण में 3rd पार्ट में अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो बात यहाँ पे आती है कि ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उसके लिए जॉर्ज थॉमस ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना। क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। अब अगली बात यहां पे करते हैं कि राजपूताना शब्द के स्थान पर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, तो राजपूताना शब्द के स्थान पर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स टोड कौन थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, जो मेवाड़ यानी उदयपुर के वो पॉलिटिकल एजेंट भी थे 1818 से 1821 में। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी रचना द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका अंग्रेजी संस्करण सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया।
अब ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया किसकी रचना है? किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की। ये इसका अंग्रेजी संस्करण है। और द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये रचना किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजपूताना शब्द के स्थान पर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक ही रचना याद रखते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन में क्या आता है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की, जो इसका अंग्रेजी संस्करण है। तो कर्नल जेम्स टोड प्रथम ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा। क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि राजस्थान का इतिहास लिखने वाला लेखक कौन है? सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास किसने लिखा? तो सर्वप्रथम राजस्थान का जो इतिहास लिखा था वो कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजपूताना शब्द के स्थान पर, अभी अपने जिस क्षेत्र की बात की थी, तो उसे राजपूताना शब्द के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ये आप देखिए, जो राजपूत स्टेट्स हैं, ये कर्नल जेम्स टोड की रचना में प्रकाशित मानचित्र है, जिसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं। एरो में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राजपूत से लिखा हुआ है कि जो ये राजपूताना कर्नल जेम्स टोड का जो जॉर्ज थॉमस का जो राजपूताना था, उसी राजपूताना को कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया था? राजस्थान नाम दिया था। तो सबसे पहले इतिहास में राजस्थान जो शब्द है, राजपूताना शब्द के स्थान पर राजस्थान जो शब्द है, वो किसकी देन माना गया है? कर्नल जेम्स टोड की देन माना गया है। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी रचना द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान अर्थात सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। फिर अपन बात करते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, उसका पहली बार हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी संस्करण की तो अपन ने बात की कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया, जो हिंदी संस्करण प्रकाशित हुआ है वो हिंदी अनुवाद किसने किया? राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार। क्वेश्चन आप बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की रचना का हिंदी अनुवाद किया, किन्होंने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। और जो अनुवाद किया वो पुस्तक किस नाम से प्रकाशित हुई? प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, यानी जिसको कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसी का हिंदी अनुवाद, हिंदी संस्करण किस नाम से प्रकाशित किया? प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। दूसरी बात, कर्नल जेम्स टोड जिसकी अपन बात कर रहे थे कि ब्रिटिश इतिहासकार है, उनका राजस्थान में जो समय रहा है वो 1818 से 1821 के मध्य, वो क्या थे? मध्य मेवाड़, मेवाड़ अपन कहते हैं उदयपुर को, मारवाड़ कहते हैं जोधपुर को, मेवाड़ कहते हैं उदयपुर को। वर्तमान समय की बात करें तो मेवाड़ में वो क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। और दूसरा एक क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि किस ब्रिटिश इतिहासकार को या किस इतिहासकार को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कारण कि उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर या घूम घूम कर इतिहास लेखन का कार्य किया था। क्योंकि अपने जैसे पहले भी बात की है कि राजस्थान का सबसे पहले जो इतिहास लिखा ब्रिटिश जो इतिहासकार रहे हैं वो कर्नल जेम्स टोड, तो उनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली जो बात है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी संस्करण किसने प्रकाशित किया? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किस नाम से किया? प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। तो ये बात आती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। दूसरी बात कि जब 1947 के बाद राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, वास्तविक जो राजस्थान जो शब्द की अपन बात करें कि ये तो 1947 से पहले की बात है कि उन्होंने राजस्थान शब्द दिया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, चाहे मोनोथ नैणसी की बात करें, चाहे कर्नल जेम्स टोड की बात करें। तो 1947 के बाद जब सरदार पटेल के द्वारा रियासतों का जब एकीकरण किया गया, तो जैसा पहले अपन ने कहा कि राजस्थान में 18 रियासतें, 3 ठिकाने, एक अंग्रेज शासित प्रदेश,
जिसको केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। तो 18 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, अंग्रेज शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। इनका जब विलय हुआ तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण होता है। सबसे पहले मत्स्य संघ का गठन हुआ और सबसे लास्ट में राजस्थान 1 नवंबर 1956 से वास्तविक वैधानिक कानूनी रूप से राजस्थान का निर्माण है वो पूर्ण हुआ। तो 7 चरणों में उनकी एकीकरण की बात अपन थर्ड पार्ट में करेंगे। तो 30 मार्च 1949 को किसका गठन हुआ? संयुक्त राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, ये सबसे बड़ी रियासतें थी। तो संयुक्त राजस्थान में जब 30 मार्च 1949 को इन चारों रियासतों का जब विलय हुआ तो किसका निर्माण हुआ, किसका गठन हुआ? वरहद राजस्थान का। और जब 30 मार्च 1949 को वरहद राजस्थान का जब गठन हुआ तो उस तिथि को, कौन सी तिथि को? 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 30 मार्च को जब वरहद राजस्थान का गठन हुआ तो संयुक्त राजस्थान के साथ बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, इन चारों रियासतों के मिलने से वरहद राजस्थान, और 30 मार्च से राजस्थान दिवस। और देखा जाए तो बात आती है कि वास्तविक जो राजस्थान का निर्माण है, जो नामकरण है, वो 30 मार्च 1949 से माना जाता है जब वरहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। क्योंकि 30 मार्च से प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आज भी राजस्थान जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। ये वर्तमान समय का राजस्थान है। तो थर्ड पार्ट में अपन बात करेंगे कि कैसे राजस्थान की रियासतों का विलय हुआ, कैसे राजस्थान के जिले बने, प्रथम जिला कौन सा बना, अंतिम जिला कौन सा बना, कैसे इनका निर्माण हुआ। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि अपन बात कहें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे एक बार के लिए आप सभी ध्यान दें, विशेष रूप से ऑप्शन जब आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो ज्यादातर ध्यान क्या जाता है? अपन ये देखते हैं कि 3,42,239। उसके आगे जहां क्षेत्रफल पूछा जाता है वहां इकाई में क्या आता है? वर्ग। और जहां आयतन पूछा जाता है वहां पे क्या आता है? घन। और जहां पे लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई पूछी जाती है वहां पे केवल क्या आती है? इकाई आती है कि जिसमें आपने उसका मापन किया है। तो ऑप्शन में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 3,42,239 से वर्ग किलोमीटर, केवल किलोमीटर नहीं होगा, आपको क्या देखना है? वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का। अब भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन जो बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? काफी एग्जाम में, आरएस में भी पूछा हुआ है, स्कूल लेक्चर में भी पूछा हुआ है, और अभी 6, 7, 8 तारीख को राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, उस दृष्टि से भी टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। और आने वाली जो कॉलेज व्याख्याता की जो एग्जाम है उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत भाग है। तो कुल कितना प्रतिशत भाग है? 10.41%। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? कितना भाग है? यहाँ पे आप देखिए 32 लाख, राजस्थान का कितना? 3 लाख। तो 32 लाख में 3 लाख लगभग कितना हो गया? 10, यानी 1/10वां जो भाग है भारत के कुल क्षेत्रफल को यदि 100% माने तो उसका 10 भाग किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है। फिर दूसरी बात करते हैं राजस्थान की कि राजस्थान का पूर्वी जो भाग है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? गंगा यमुना नदियों के द्वारा। यहाँ पे आप देखिए, ये राजस्थान का पूर्वी जो भाग है, कौन सा? भरतपुर, दौसा, जयपुर का ये जो भाग है, तो राजस्थान का पूर्वी जो भाग है उसका निर्माण किससे हुआ है? गंगा यमुना नदियों के द्वारा, जलोढ़ के जमाव से। क्योंकि राजस्थान का पूर्वी जो भाग है वो किसके रूप में है? मैदानी प्रदेश के रूप में है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, ये जो भाग है कौन सा? कोटा, बारा, झालावाड़ का ये जो भाग है वो किसके रूप में है? पठारी प्रदेश के रूप में। पठारी प्रदेश यानी ये किसका भाग माना जाता है? मालवा पठार का भाग माना जाता है। यहाँ पे आप देखिए दक्षिण का जो भाग है वो किसका भाग है? मालवा पठार। क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती पठार। राजस्थान में उसको किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती पठार। और जो हाड़ौती पठार है वो मूल रूप से किसका भाग है? मालवा पठार, यानी गोंडवाना लैंड, यानी दक्कन या दक्षिण का जो पठार है उसका भाग माना जाता है।
उत्तरी पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का, ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, ये सतलज व्यास नदियों का मैदानी प्रदेश माना जाता है, लेकिन वर्तमान में शुष्क भौगोलिक दशाओं के कारण ये किसमें परिवर्तित हो चुका है, मरुस्थल में परिवर्तित हो चुका है, जिसको भौतिक दृष्टि से, विस्तार से बात अपन आगे करेंगे, लेकिन भौतिक दृष्टि से ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से। तो राजस्थान की भौगोलिक संरचना की यहाँ पे बात करें, निर्माण की बात करें, तो पूर्वी जो भाग है वो नदियों का मैदानी प्रदेश है, दक्षिण पूर्व का जो भाग है वो मालवा पठार का भाग है, उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो सतलज व्यास नदियों का मैदानी प्रदेश है, और मध्यवर्ती जो भाग है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश के रूप में है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के रूप में, अपन बात कर रहे थे तो अपन ने कहा था कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना 10.41 और कितना भाग 1/10वां भाग। अब क्वेश्चन जो आता है काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, पूछा हुआ भी है कि कौन सी तिथि से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान है वो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जबकि पूर्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता था, दूसरा स्थान आता था, प्रथम स्थान किसका था, मध्य प्रदेश का। तो कौन सी तिथि से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान हुआ, कौन सी तिथि से, यहाँ पे आप देखिए कि 1 नवंबर 2000 यानी सन 2000 की बात की जाए तो 1 नवंबर से पहले राजस्थान में भारत में कितने राज्य थे, 25 राज्य। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, 26वां, 27वां और 28वां। तो 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना। तो राजस्थान कौन सी तिथि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, कौन सा, छत्तीसगढ़। यानी भारत का 26वां जो राज्य है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग होकर बना है, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना, राजस्थान। और वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है, तीसरा जो स्थान आता है वो महाराष्ट्र का आता है। तो 1 नवंबर 2000 से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। और कौन से राज्य के निर्माण के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य कौन से राज्य से बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां नया जो राज्य बना था छत्तीसगढ़, उसके निर्माण के बाद राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया, प्रथम स्थान। क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। अब दूसरा, राजस्थान के क्षेत्रफल का जो आंकलन है वो विश्व के कुछ देशों के साथ तुलना करके अपन लगा सकते हैं कि राजस्थान वास्तव में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा राज्य है। यहाँ पे आप देखिए जर्मनी और जापान दोनों ही डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर है। नेपाल से राजस्थान का क्षेत्रफल 1.5 गुना ज्यादा है। इंग्लैंड से राजस्थान का क्षेत्रफल 2.5 गुना ज्यादा है। यानी राजस्थान बड़ा है किससे, नेपाल से 1.5 गुना, इंग्लैंड से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से लगभग 17 गुना। तो आप देखिए कि राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, अधिक क्षेत्रफल वाला भाग है। तो जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। नेपाल से 1.5 गुना है, इंग्लैंड से 2.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से लगभग 17 गुना है। तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। फिर अपन बात करते हैं विस्तार की। अब विस्तार के साथ अपन बात करें स्थिति की बात की जाती है तो दो बातें सबसे महत्वपूर्ण आती है कि किसी भी क्षेत्र को लोकेशन के आधार पर या स्थिति के आधार पर कहें तो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या है, इसकी एक बार के लिए अपन बात करें। इसको अपन पृथ्वी माने, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है। तो आप देखिए मानचित्र का ऊपरी जो भाग होता है वो सदैव किसका माना जाता है, उत्तर का। यहाँ पे आप एरो के रूप में भी दे सकते हैं, ये जो दिशा है वो कौन सी है, उत्तर, और ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, जैसे प्रारंभ में अपने दिशाओं की बात की थी। तो मानचित्र पर या
अपन कह सकते हैं कि ग्लोब पर, ये ग्लोब के रूप में है। तो मानचित्र या ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, चाहे अपन अक्षांशों की बात करें चाहे देशांतर रेखाओं की बात करें, दोनों ही जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं है। कोई ये कह दे कि भाई 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो वास्तविक रेखा है, केवल कल्पना की गई है जिससे कि ग्लोब या मानचित्र का निर्माण किया जा सके या उसको एक साथ प्रदर्शित किया जा सके। तो ग्लोब या मानचित्र पर, ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, चाहे ग्लोब की बात करें चाहे मानचित्र की बात करें, तो ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो रेखाएं तो क्या कहलाती हैं? अक्षांश। और ग्लोब या मानचित्र पर दोनों ध्रुवों को, पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों ध्रुवों को मिलाकर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई, सॉरी, दोनों ध्रुवों को मिलाकर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। यानी पूर्व से पश्चिम खींची गई जो रेखाएं हैं वो अक्षांश होंगी, और उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। दूसरी बात कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो तो क्या होती हैं? दूरी निर्धारक होती हैं। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो तो क्या होती हैं? दूरी निर्धारक होती हैं। जबकि देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो किसका निर्धारण करती हैं? समय का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाएं समय निर्धारक होती है कि किन्हीं दो स्थानों के मध्य का समय यदि ज्ञात करना हो, समय का अंतर यदि ज्ञात करना हो, समय यदि निर्धारित करना हो तो किसका उपयोग किया जाएगा? देशांतर रेखाओं का। और यदि दूरी निर्धारित करनी हो या ताप आदि की दशा यदि निर्धारित करनी हो तो उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे राजस्थान की दृष्टि से अपन बात करते हैं अक्षांश और देशांतरी रेखाओं की, यानी राजस्थान की जो स्थिति है तो अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरी स्थिति क्या है। अब आप देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से। अब एक बात और यहाँ पे अपन क्लियर करना चाहेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। ग्लोब या मानचित्र, इसको चाहे आप ग्लोब कह दे मानचित्र कह दे, मानचित्र के रूप में यदि अपन इसको लें तो मानचित्र के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई जो रेखा है, यानी मानचित्र को दो समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है जिसको अपन कह रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई रेखा अक्षांश और उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई ये रेखा क्या कहलाती है? देशांतर, जिसकी अभी अपन ने बात की। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। कैसे? संधि विच्छेद करके देखिए, भू प्लस मध्य, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, मध्य का अर्थ होता है बीचों बीच, कि वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच, या वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती हो, उसे अपन क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, कि भूमध्य रेखा के उत्तर का ये जो भाग है वो तो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण का ये जो भाग है वो क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। यानी अक्षांश रेखाओं के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को कितने गोलार्धों में? दो गोलार्धों में, उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र के अक्षांश के आगे जैसे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, इसका अर्थ होगा कि वो क्षेत्र 23 डिग्री कौन से गोलार्ध में? भूमध्य रेखा के उत्तर में। और यदि वहां पे 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश लिखा हुआ, उसका अर्थ होगा कि वो क्षेत्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। सेम यही स्थिति आती है देशांतर के साथ, कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर का ये पूर्वी भाग क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम का भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। यानी देशांतर के साथ जहां पे पूर्वी देशांतर लिखा हुआ होगा उसका अर्थ होगा कि वो पूर्वी गोलार्ध में है, और जिसके साथ, जिस देशांतर के साथ पश्चिमी देशांतर लिखा होगा उसका अर्थ होगा कि वो कौन से गोलार्ध में है? पश्चिमी गोलार्ध में है। आई बात आपके समझ में कि यदि उत्तर लिखा हुआ है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण लिखा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध, पूर्व लिखा हुआ है पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम लिखा हुआ है तो उसका अर्थ होगा कि वो कौन से गोलार्ध में है?
पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। यदि अक्षांशों की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का विस्तार कुल कितने अक्षांशों में है? तो कुल कितने में? 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होकर कहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट। तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट, यानी 12 मिनट में से 3 मिनट घटा दीजिए, कितना? 9। 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटा दीजिए, कितना? 7। तो राजस्थान का विस्तार कुल कितने अक्षांशों में हुआ? 7 डिग्री 9 मिनट में। आई बात आपकी समझ में कि राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, अर्थात राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। विस्तार कुल कितने अक्षांशों में है? 7 डिग्री 9 मिनट में है। फिर बात आती है देशांतरी विस्तार की। तो देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो देशांतरों के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरों के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का विस्तार कुल कितने देशांतरों में? तो वही क्वेश्चन वहां पे वापिस आता है कि 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट आप घटा दीजिए, अंतर कितना आता है? 8 डिग्री 47 मिनट। यानी राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांश में? 7 डिग्री 9 मिनट में। कुल देशांतरी विस्तार कितने देशांतरों में? 8 डिग्री 47 मिनट में। मानचित्र के द्वारा आप यहाँ पे आप देखिए, बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब अपन ने कहा था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, साउथ, सबसे दक्षिणी जो जिला है, जिले से अपन बात करें तो राजस्थान का विस्तार कहां से प्रारंभ हो रहा है? 23 डिग्री 3 मिनट से। तो 23 डिग्री 3 मिनट पे कौन सा जिला? बांसवाड़ा। तहसील कुशलगढ़। गांव या बिंदु जिसको अपन कह सकते हैं कौन सा? बोरकुंड गांव। यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणी तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? बोरकुंड, जो कितने डिग्री अक्षांश पे है? 23 डिग्री 3 मिनट पे है। अब आ जाइए यहाँ पे, राजस्थान का विस्तार कहां से? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो 30 डिग्री 12 मिनट राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा? गंगानगर। तहसील गंगानगर। कौन सा गांव? कोणा गांव। यानी सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? कोणा गांव है। कौन से जिले में? गंगानगर। कौन सी तहसील का? गंगानगर तहसील का। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। तो सबसे उत्तरी बिंदु कोणा, सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड, सबसे उत्तरी तहसील गंगानगर, सबसे दक्षिणी तहसील कुशलगढ़, सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। तो बोरकुंड गांव से कोणा गांव तक की सीधी जो दूरी है, यानी अपन कह सकते हैं कि बोरकुंड से कोणा तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। आ गई बात आपके समझ में? इसी प्रकार अपन बात करें राजस्थान का सबसे देशांतरी विस्तार के आधार पर, तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कितने देशांतर पे है? 69 डिग्री 30 मिनट पे। कौन सा जिला? जैसलमेर। कौन सी तहसील? जैसलमेर तहसील। और कई बार उप तहसील दी जाती है, तो कौन सी? सम उप तहसील का कौन सा गांव? कौन सा गांव? कटरा गांव। कितने डिग्री पे है? 69 डिग्री 30 मिनट पे। तो सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, तहसील जैसलमेर, उप तहसील सम, गांव, छोर, बिंदु कौन सा? कटरा। अब आ जाइए सबसे पूर्व में, ईस्ट में। कितने डिग्री देशांतरी विस्तार? 78 डिग्री 17 मिनट। कितना? पूर्वी देशांतर। सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, तहसील राजाखेड़ा, सबसे पूर्वी बिंदु
या गांव छोर सिलोन गांव, जो कितने डिग्री पे है, 78 डिग्री 17 मिनट पे है। तो यहाँ पे आप देखिए कटरा गांव से सिलोन गांव तक की जो दूरी है, यानी राजस्थान की जो चौड़ाई है, वो कितने किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखिए कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितने किलोमीटर का है, 43 यानी 43 किलोमीटर। इसलिए अपन ने कहा था कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या पतंग के समान है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, भाग है, इसके क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मानचित्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गंगानगर जो जिला है कितने डिग्री दक्षिण से आप ले लीजिए, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा जिला, बांसवाड़ा। कौन सी तहसील, कुशलगढ़। कौन सा बिंदु, कौन सा गांव, बोरकुंड। सबसे उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट। कौन सा जिला, गंगानगर। तहसील गंगानगर, गांव कोणा। सबसे पश्चिमी जो बिंदु है कितने पे, 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा जिला, जैसलमेर। कौन सी तहसील, जैसलमेर। कौन सी उप तहसील, सम। कौन सा गांव, कटरा। सबसे पूर्वी बिंदु पे आ जाइए, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पे। कौन सा जिला, धौलपुर। कौन सी तहसील, राजाखेड़ा। कौन सा गांव, सिलोन। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन, कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन क्या कहते हैं, करक रेखा। अब आप देखिए कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहां पे पड़ती हैं, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री पे। और भूमध्य रेखा से अधिकतम दूरी जहां तक सूर्य की किरणों का सीधापन होता है वो कितने अक्षांशों तक, 23.5 डिग्री अक्षांशों तक। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है, करक रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाती है, मकर रेखा। तो करक रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे आप देखिए राजस्थान का विस्तार कहां से प्रारंभ होता है, 23 डिग्री 3 मिनट से। और करक रेखा कितने डिग्री अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट। तो 30 मिनट में से 3 मिनट आप निकाल दीजिए, लगभग कितने मिनट का भाग, 27 मिनट का भाग किसके अंतर्गत आता है, बांसवाड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बुक्स में लिखा हुआ है, कई मानते हैं कि जो करक रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में से गुजरती है। डूंगरपुर में से नहीं गुजरती, डूंगरपुर को केवल वो स्पर्श करती है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये करक रेखा डूंगरपुर को केवल क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। गुजर किस में से रही है, बांसवाड़ा जिले में से। बांसवाड़ा जिले की कौन सी तहसील में से, कुशलगढ़ तहसील में से। और इस करक रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि करक रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो करक रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। कौन से जिले में से गुजरती है, बांसवाड़ा में से। कौन सी तहसील में से गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील में से। यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान का बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें उष्ण व शीतोष्ण, क्योंकि जलवायु की दृष्टि से यदि बात की जाए, अक्षांशों की दृष्टि से यदि बात करें, तो करक और मकर रेखा यानी दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांशों तक का भाग किसमें आता है, उष्ण जलवायु में। 23.5 से 66 दोनों गोलार्धों का, 23.5 से 66 डिग्री अक्षांशों का भाग किसमें आता है, शीतोष्ण में। तो 23 डिग्री 30 मिनट और विस्तार कहां तक है, 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक का जो भाग है वो कौन सी जलवायु का, शीतोष्ण का। तो बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग उष्ण जलवायु, उत्तरी भाग शीतोष्ण जलवायु। तो बांसवाड़ा ऐसा जिला है जिसमें उष्ण व शीतोष्ण अक्षांशों के आधार पर उष्ण व शीतोष्ण दोनों जलवायु की प्रधानता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो करक रेखा है वो कौन से जिले में से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य में से गुजरती है। कौन सी तहसील में से गुजरती है, कुशलगढ़ में से गुजरती है। कौन से जिले को स्पर्श करते हुए, डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए। डूंगरपुर में प्रवेश नहीं करती, केवल उसको स्पर्श करती है। करक रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। यहाँ पे स्थिति की बात अपन ने की, अक्षांशों की दृष्टि से जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरों की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, और संयुक्त रूप से कहा जाता है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि अक्षांशीय दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध, और यदि देशांतरी दृष्टि से पूछा जाए
तो पूर्वी गोलार्ध। और संयुक्त रूप से यदि पूछा जाए तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। लंबाई की अपन ने बात की कि उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 826, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की अपन ने बात की, पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी? 869 किलोमीटर। और लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितने किलोमीटर का? 43 यानी 43 किलोमीटर का। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बिंदु हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन नहीं है, सीधे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु की अपन ने बात की कि गंगानगर जिले का कोणा गांव, जो कितने डिग्री पे? 30 डिग्री 12 मिनट पे। सबसे दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव, जो कितने डिग्री पे? 23 डिग्री 3 मिनट पे। पूर्वी बिंदु या पूर्वी छोर धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलोन गांव, जो कितने डिग्री पे? 78 डिग्री 17 मिनट पे। सबसे पश्चिमी बिंदु या पश्चिमी छोर जैसलमेर जिले की सम उप तहसील का कटरा गांव, जो कितने डिग्री पे? 69 डिग्री 30 मिनट पे। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान का केंद्रीय मध्य जो गांव है, जो मध्य गांव जो सेंटर है राजस्थान का, वो नागौर जिले की मकराना तहसील का लामपोलाई गांव। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का केंद्रीय जो गांव है, जिला नहीं, केंद्रीय गांव कौन सा है? लामपोलोई गांव है, जो कौन से जिले में? नागौर जिले के मकराना तहसील का। अब केंद्रीय जिला, इसके बारे में तो आप बिल्कुल आराम से जानते हैं कि जिसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, राजस्थान का मक्का भी जिसे कहा जाता है। तो जहां अरावली पर्वत श्रेणी की चौड़ाई भी सबसे कम है, तो सर राजस्थान का जो मध्य है, केंद्रीय जो जिला है, वो कौन सा है? अजमेर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसकी बात अपन ने की। ये मानचित्र से बात अपन पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन से हैं? कई बार पूछा भी जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त का जो क्वेश्चन है, क्योंकि अपने बात की देशांतर रेखाओं की, क्योंकि देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समय निर्धारक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं अपने बात की कि दूरी निर्धारक होती हैं, ताप का निर्धारण होता है, लेकिन देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो समय निर्धारक रेखाएं होती हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो कौन से जिले में? अभी अपन ने बात की कि पूर्वी राजस्थान का सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है। धौलपुर का जो सिलोन है, राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो कहाँ पे होता है? धौलपुर के सिलोन में होता है। और सबसे पहले जो सूर्यास्त है वो कहाँ होगा? अब सबका ध्यान लगभग कहाँ पे जाता है? जैसलमेर पे जाएगा। नहीं, जहां सूर्योदय सबसे पहले होगा वहां सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले जो सूर्योदय है वो कहाँ पे है? सिलोन में। और सबसे पहले जो सूर्यास्त होगा वो भी कहाँ पे होगा? सिलोन में होगा। सबसे बाद में जो सूर्योदय है वो कहाँ पे होगा? कटरा में होगा। और सबसे बाद में जो सूर्यास्त होगा वो भी कहाँ पे होगा? कटरा में होगा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात और यदि अपन करें तो कि जो सूर्यास्त है वो धौलपुर में सबसे पहले है, और सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों धौलपुर में पहले होंगे, और जैसलमेर में सूर्योदय और सूर्यास्त है वो दोनों सबसे बाद में होंगे। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो राजस्थान का सबसे अधिक तापमान प्राप्त करने वाला जो जिला है, या अपन कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन, सर्वाधिक तिरछापन। आप देखिए अभी अपन ने बात की कि बांसवाड़ा जिले में से कर्क रेखा गुजरती है, और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो सीधापन रहता है दोनों गोलार्धों में वो कर्क और मकर रेखा तक रहता है, यानी 23.5 डिग्री अक्षांशों तक रहता है, जिसको अपन संक्रांति के रूप में कहते हैं। तो राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो सीधापन है वो कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। और सर्वाधिक सीधापन कौन सी तिथि को माना जाता है? 22 जून को, क्योंकि 22 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन माना जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन, सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, सर्वाधिक सीधापन, तो सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पे होगा? 30 डिग्री 12 मिनट पे होगा, क्योंकि अक्षांशों में वृद्धि के साथ सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाएगा। सर्वाधिक सीधापन 0 डिग्री पे होगा, और सबसे अधिक तिरछापन कहाँ पे होगा? 90 डिग्री अक्षांशों पे होगा। तो 0 से 90 की ओर जाएंगे तो 23.5 से 30 की ओर जाएंगे। 23.5 में अपन कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं बांसवाड़ा में। गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट पे है, तो सर्वाधिक सूर्य की किरणों का जो तिरछापन होगा वो कौन से जिले में होगा? गंगानगर में होगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कर्क रेखा के सबसे निकट शहर राजस्थान का कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है? बांसवाड़ा शहर है, क्योंकि अभी अपन ने बात भी की थी कि बांसवाड़ा में से कर्क रेखा गुजरती है।
तो बात अपन कर रहे थे कि सर्वाधिक सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन, सर्वाधिक तिरछापन। तो सर्वाधिक सीधापन है वो बांसवाड़ा में, सर्वाधिक जो तिरछापन है वो कौन से जिले में होगा? गंगानगर में होगा। या अपन दूसरा क्वेश्चन कई बार इस रूप में भी पूछा हुआ है कि सूर्य की किरणों का सबसे पहले लंबवत किरणें कौन से जिले में पड़ती हैं? तो सूर्य की जो किरणें हैं सबसे पहले लंबवत जो किरणें पड़ती हैं, सीधी जो पड़ती हैं, वो कौन से जिले में पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। अब यहाँ पे अपन ने पहले भी बात की थी कि देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो समय निर्धारक होती हैं। आपने अभी बात की थी कि धौलपुर में, सिलोन में सूर्योदय सबसे पहले होगा, जैसलमेर कटरा में सूर्योदय सबसे बाद में होगा। तो सिलोन और कटरा में जो सूर्योदय का अंतर है वो कितने मिनट का है? तो कितने मिनट का है? 36 मिनट का। सिलोन और कटरा यानी पूर्वी और पश्चिमी जो भाग है, धौलपुर और जैसलमेर के सूर्योदय में जो अंतर है वो अंतर कितने मिनट का है? 36 मिनट का है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि धौलपुर में सूर्योदय वो 36 मिनट पहले होता है और जैसलमेर में जो सूर्योदय है वो 36 मिनट बाद होता है। तो ये अपन ने बात की थी राजस्थान ज्योग्राफी के प्रथम भाग में, राजस्थान के आकार की, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के विस्तार की। तो राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपन ने बात की कि वाल्मीकि के रामायण में मरु का अंतर, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त के नाम से मोहनोत नैन्सी की, जो मोहनोत नैन्सी के नैन्सी ख्यात है, उसमें राजरूप के नाम से, जॉर्ज थॉम्स ने जिसको राजपुताना कहा, कर्नल जेम्स टोड ने जिसे राजस्थान रायथान कहा, और 30 मार्च 1949 को जब वरहद राजस्थान का गठन हुआ तो उसे अपन राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अपन ने बात की राजस्थान के अक्षांश और देशांतरी विस्तार की। फिर अपन ने बात की राजस्थान के विस्तार की, राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो निश्चित रूप से आज का ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अगले पार्ट में अपन बात करेंगे राजस्थान के सीमाओं की, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय जो सीमाएं हैं उनकी अपन विस्तार से बात करेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो राजस्थान के दूसरे पार्ट के रूप में राजस्थान की सीमाओं पर आधारित रहेगा। एक बार पुनः आयुक्त महोदय श्रीमान संदेश जी नायक साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल का प्रारंभ किया। और निश्चित रूप से राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान भूगोल के आने वाले जो वीडियो हैं वो सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे।